Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi. We are back with another video on SA 510. This is a continuation of our ongoing series for standards on auditing for CA intermediate students. So please do watch the other videos if you haven't already. And let's get started with this video. SA 510 के बारे में बात करते हैं. SA 510 क्या कहता है? पर उससे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. इसको मान लेते हैं कंपनी है ABC लिमिटेड. इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना है फॉर द पीरियड 2023. ठीक है, ये गए मिस्टर क्यू के पास कि जी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दीजिए. ठीक है, अब मिस्टर क्यू के साथ इन्होंने एक एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया और मिस्टर क्यू इनके 2023 के ऑडिटर बन गए. अब जब मिस्टर क्यू ने अपना ऑडिट स्टार्ट किया 2023 का, तो इन्होंने 2022 के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रेफर किया. क्यों किया होगा? ये मान लो इसकी बैलेंस शीट है. अब इसकी बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स आ रहे होंगे. डेटर आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, ठीक है, और जी इन्वेंट्री आ रही होगी और नॉन करेंट एसेट्स आ रही होंगी. बहुत सारे आइटम्स आ रहे होंगे. अब ये जो आइटम्स हैं इसमें कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, करंट पीरियड के चेंजेस होंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा. हालांकि इसका जो काम है मिस्टर क्यू का, वो इस क्लोजिंग बैलेंस पे ओपिनियन देना है. बट डोंट यू थिंक कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है टू अराइव एट दिस क्लोजिंग बैलेंस? तो मिस्टर क्यू सिर्फ इस पे ओपिनियन दे सकते हैं क्या, अगर वो इसके बारे में श्योर नहीं है? नहीं दे सकते ना. तो उनको इसके बारे में श्योर होना पड़ेगा. अब दो ही तरीके हो सकते हैं कि वो इसके बारे में श्योर हो, कि मान लो 2022 का भी ऑडिट इन्होंने किया होता और 2022 में इन्होंने ये नंबर्स चेक कर लिए होते. ठीक है, तो इजीली ओपिनियन दे सकते थे. लेकिन मान लो 2022 में दो सिनेरियो है कि या तो ऑडिट हुआ ही नहीं या फिर किसी और ने ऑडिट किया. ठीक है, तो मतलब मिस्टर क्यू को नहीं पता कि ये बैलेंसेस ठीक है या नहीं है. ठीक है, तो किसी और ने ऑडिट किया या ऑडिट हुआ ही नहीं. दो ही सिनेरियो में ऐसा हो सकता है. तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको इन बैलेंसेस को वेरीफाई करना पड़ेगा. इन बैलेंसेस को लेके इन्हें श्योर होना पड़ेगा कि ये मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है. अब उसमें भी क्या है कि अगर ये मटीरियली मिसस्टेटेड है और ये मेरे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो अगर ये मेरे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो यानी 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो जो मेरा 2023 का ऑडिट ओपिनियन है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर ये उसको अफेक्ट करेंगे तो मेरे ऑडिट ओपिनियन पे भी अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे ये भी कंसिडर करना है कि ये ओपनिंग बैलेंसेस मेरे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑडिटर का वो होगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं if they are materially misstated and the misstatements affected the current period financial statements, जो कि यहाँ लिखा भी है कि what is the objective of auditor? Objective of auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidences about opening balances whether they contain misstatements that materially affect the current period financial statements. ठीक है, दूसरा क्या है कि देखो, दूसरी चीज समझते हैं. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है, मान लो 2022 में कंपनी कैश बेसिस फॉलो करती थी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी कैश बेसिस फॉलो करती थी. लेकिन एकदम से 2023 में क्या हुआ, कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल करके इसको बल्कि इनफैक्ट रिवर्स लेते हैं. 2022 में कंपनी आपकी अक्रूवल बेसिस फॉलो करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया 2023 में कैश बेसिस फॉलो कर लिया. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेटर्स हैं हमारे, वो जो यहाँ पे आ रहे होंगे उनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ होगा क्योंकि इस पीरियड में कोई डेटर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं हुए होंगे. ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की वजह से मेरे ओपनिंग बैलेंसेस चेंज हो गए. जो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस हैं दे आर नॉट इन कंसिस्टेंस विद द क्लोजिंग बैलेंसेस. ओपनिंग बैलेंसेस का जो ट्रीटमेंट का वे है वो डिफरेंट है देन द क्लोजिंग बैलेंसेस, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट है. तो अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, की अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट. और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है देन किस केस में कंसिस्टेंट नहीं होंगी? पहली चीज तो चेंज कब हो सकता है? जब चेंज इन लॉ हो, यानी कि अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया है या फिर कोई और रीजन है कि आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेटर प्रेजेंटेड दैट वे, जो चेंज वे है. और उसमें भी आपको क्या करना होता है? आपको इंश्योर करना होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर हुई हो, आपके जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहे हैं, अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स रिकॉर्ड हुए हो, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही हो. ठीक है, जो भी एप्लीकेबल रिपोर्टिंग वो है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर होनी चाहिए उस चेंज की. ठीक है,
तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें आपका ये हो जाता है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अप्रोप्रिएट है और जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो कंसिस्टेंटली, वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आपके ओपनिंग बैलेंसेज में कंसिस्टेंटली अप्लाइड है, ताकि वो आप एटलीस्ट उसको आप कंपेयर तो कर सको प्रीवियस पीरियड से, कि अगर मेरे डेटर्स का बैलेंस प्रीवियस पीरियड में ये है और इस पीरियड में ये है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी में एटलीस्ट कोई चेंज नहीं है, और चेंज है तो उसको आप अकाउंट फॉर कर सको जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो, टू बी श्योर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स निकल करके आते हैं यहाँ से कि जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस है वो मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो, ताकि वो हमारे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट ना करें। दूसरा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और कंसिस्टेंट में भी अगर चेंज हुआ है देन दे शुड हैव कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज को अकोमोडेट करा हो और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर कर दी हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है स्टैंडर्ड का। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2022 में, सॉरी 2022 में पहली बार क्यू लिमिटेड या मिस्टर क्यू अपॉइंट हुए थे एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो ये पहली बार जब अपॉइंट हुए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विद एबीसी लिमिटेड। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज engagement with the client where either the previous period या prior period financial statements were not audited, या फिर if they were audited they were audited by a predecessor auditor। predecessor auditor पराये आदमी से इसका ऑडिट कराया था, मतलब कि डिफरेंट फर्म के किसी व्यक्ति से इसका ऑडिट कराया था, उसको बोलते हैं प्रीडेसेसर ऑडिटर। तो यहाँ से हमारी दो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसको बोलते हैं और प्रीडेसेसर ऑडिटर किसको बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब जो आपके प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, दे आर योर ओपनिंग बैलेंसेस, या फिर बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आर ओपनिंग बैलेंसेस। तो यहाँ से वी हैव अंडरस्टूड अभी तक कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, प्रेडिसेसर ऑडिटर क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है एज ऑडिटर्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या होगा कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है ये डिटरमाइन करना। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आप ये देखोगे कि बेसिक पे चलते हैं एकदम, कि जो अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं प्रायर पीरियड में, ठीक है, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो जो अकाउंट बैलेंसेस आ रहे हैं क्लोजिंग पीरियड में, द क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड या हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड करेक्टली, मतलब सारे के सारे लिया है कंप्लीटनेस के पर्सपेक्टिव से और अमाउंट के पर्सपेक्टिव से कि करेक्ट अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। एक बेसिक सैनिटी चेक कर लिया आपने, फिर आप देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है जी, वो भी चेक कर लिया। फिर और क्या कर सकते हो आप, अगर मान लो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ था, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया था, किसी और ऑडिटर ने किया था, तो उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग लो, और कोई और डॉक्यूमेंट हो अवेलेबल वो मांग लो, लेकिन नहीं किया था किसी ने ऑडिट। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कि आपके जो भी आप जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो वो कितने रिलेवेंट है इन प्रोवाइडिंग you the relevant audit evidence for determining this objective of yours कि जो financial statements हैं, जो आपके opening balances हैं, they are materially misstated or not। तो ये evaluate करोगे आप, और अगर मान लो ये relevant evidences आपको नहीं दे पा रहे जो आप audit procedures follow कर रहे हो, तो कुछ specific audit procedures perform करो specific to this requirement only। तो क्या प्रोसीजर हो गया, सबसे पहले बेसिक सैनिटी चेक कि सारे बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड हैं या नहीं है करेक्टली, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर लो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ऑडिट हुआ था तो ऑडिट में ये चेक कर लो कि भाई जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अवेलेबल है तो उनको रीड कर लो, कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो देख लो, और इवेलुएट कर लो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को कि क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। मान लो अब आपको मिल जाता है कोई एरर, कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाती है, तो सबसे पहले उस ओपनिंग बैलेंस के मिस स्टेटमेंट को के इफेक्ट को आप करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिटरमाइन करो कि हमारे करंट पीरियड को कितना इंपैक्ट कर रहा है। मटेरियल इंपैक्ट है तभी तो उसके ऊपर उसकी वजह से ओपिनियन को अपने चेंज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। और फिर देखो कि इसकी वजह से मेरे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट आ रही है कैसे मिलर, मतलब प्रायर पीरियड में कोई मिस स्टेटमेंट है, वैसे ही कोई मिस स्टेटमेंट मेरे करंट पीरियड में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट के पास जाओ, उन्हें बताओ, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओ, उन्हें बता दो, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, प्रीडेसेसर ऑडिटर क्या होता है, और ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए, और मान लो मुझे स्टेटमेंट मिल गई तो क्या करेगा। अब क्या फैक्टर्स हैं जिन पे उसके ऑडिट प्रोसीजर्स डिपेंड करेंगे, उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो हमने पहले देख लिया कि ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर लिया। किस चीज पे, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं उसके नेचर और एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर्स के, वो डिपेंड करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो कर रही है एंटिटी, ठीक है। फिर जो नेचर है अकाउंट बैलेंसेस का जिनको आप वेरीफाई कर रहे हो उसका नेचर क्या है, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फॉर करंट पीरियड कितना है, या उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस का, ओपनिंग बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है,
और फिर अगर प्रायर पीरियड का ऑडिट हुआ था तो क्या ऑडिटर ने प्रायर पीरियड के ऑडिटर ने और मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था क्या? अगर दिया था तो आपका नेचर और एक्सटेंट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करते हैं आपके नेचर और एक्सटेंट। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए क्या कर सकते हो? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए हम देखो जा सकते हैं कि जाके रिवर्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे कि मान लो हमने फिजिकल काउंट के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, उसमें आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, फिर आपने डॉक्यूमेंट से सेल्स ले ली, परचेजेस ले ली, ठीक है, सेल्स ले ली, परचेजेस ले ली और आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप वैल्यूएशन कर लो ओपनिंग इन्वेंट्री का, सेम रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करके। फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो। फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए एग्जामिन कर लो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंट बैलेंसेस को, या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जो हमने ऐसे 505 में पढ़ा था वो भी कर सकते हो। अब मान लो कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के एज ऑडिटर मिस्टर क्यू का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाया, मतलब उन्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिले दैट द ओपनिंग बैलेंसेस आर मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट, नहीं मिला उनको इसके ऊपर कोई ओपिनियन, मतलब क्या बोलते हैं, उनको मिसस्टेटमेंट्स मिल गए ओपनिंग बैलेंसेस में। या फिर जो हमारे करंट पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है प्रायर पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ, या फिर चेंज हुआ था और वो चेंज प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है या प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड व्हाटएवर यू कॉल इट नहीं है, उसके प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग में गड़बड़ है। तो फिर क्या करोगे? फिर एस 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो, दैट्स इट, खत्म हो जाता है ये स्टैंडर्ड। इतना सही स्टैंडर्ड है, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है। एंड क्विक रिविजन के लिए यू कैन रेफर द नोट्स, और ये नोट्स मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दिया है, इफ़ यू वांट आप इससे पढ़ सकते हो। एंड थैंक यू so much for watching the video, and we are coming up with more videos on standards, so keep watching and please do like and subscribe to our channel. Thank you for your support. Thank you so much.